नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सोचिए वो कैसे हालात होंगे जब 48 घंटे के अंदर 50 से भी ज्यादा मिसाइलें लॉन्च कर दी जाएं। आप सोच रहे होंगे ऐसा यूक्रेन में हुआ होगा जहां इस वक्त युद्ध चल रहा है, लेकिन सच ये है कि ये 50 मिसाइल उस जोन में दागी गई हैं जहां युद्ध नहीं हो रहा। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त युद्ध हो सकता है। हम बात कर रहे हैं चीन की और शी जिनपिंग की, जिनके उकसावे के बाद ताइवान ने 50 से ज्यादा मिसाइल फायर कर दी हैं। और ऐसा उसने किसके इशारे पर किया, क्यों किया है और अब जंग का कैसा खतरा मंडराने लगा है, इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीजिंग क्यों इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर बन सकता है। क्योंकि ताइवान को लेकर शी जिनपिंग जिद अब उनकी बेलगाम हो चुकी है। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल, पांचवी मिसाइल, छठी मिसाइल, सातवीं मिसाइल, आठवीं मिसाइल, नौवीं मिसाइल और 10वीं मिसाइल। युद्ध की ये तैयारी ताइवान की है, उस ताइवान की जिसे चीन ने अपने नक्शे में मिलाने का मंसूबा बरसों से पाल रखा है। ताइवान को डर है कि चीन किसी भी वक्त हमला कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे रूस ने यूक्रेन पर किया। इसीलिए ताइवान ने अपनी ताकत का फुल पैकेज दिखाना शुरू कर दिया है। ताइवान की फौज ने समंदर के ऊपर भी अपनी ताकत दिखाई, समंदर की सतह पर भी अपना दम दिखाया, जमीन पर अपने जंगी जखीरे का पावर दिखाया। जैसे ही शी जिनपिंग के इशारे पर चीन की सेना पीएलए ने ताइवान को डराने की कोशिश की, ताइवान की सेना ने एक और युद्धाभ्यास से उसका जवाब दे दिया। और वो भी छोटा मोटा युद्धाभ्यास नहीं। इस वॉर एक्सरसाइज में ताइवान ने तकरीबन अपने सभी घातक हथियारों की नुमाइश की। इसमें अमेरिका में बनी एंटी एयर मिसाइल, खुद ताइवान की बनाई ब्रेव विंड एंटी शिप मिसाइल, स्काई बाउ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, फ्रांस में बनी MICA मिसाइल। ये ताइवान की सालाना मिसाइल ड्रिल थी, जिसके बहाने ताइवान ने चीन को सीधी चेतावनी दी है। क्योंकि चीन की सेना आए दिन ताइवान की सीमा में घुसकर उसे डराती रहती है, जैसा उसने एक बार फिर किया। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में छपी इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, अमेरिका की सीनेटर के दौरे के बीच पीएलए ने ताइवान द्वीप के पास 30 युद्धक विमान भेजे। ग्लोबल टाइम्स को शी जिनपिंग का माउथपीस भी कहा जाता है। ग्लोबल टाइम्स में जो छपता है, दुनिया उसे शी का बयान मानती है। चीन ने अपने 30 फाइटर जेट उस वक्त ताइवान के आसपास भेजे हैं, जब एक अमेरिका का सीनेटर अचानक ताइवान पहुंचा है। चीन के इस मिशन में शामिल 30 युद्धक विमानों में 2 KJ-500 चेतावनी विमान, 4 Y-8 इलेक्ट्रॉनिक खुफिया विमान, 1 Y-8 इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान, 1 Y-8 पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान, 6 J-16 लड़ाकू विमान, 8 J-11 फाइटर जेट, 4 J-10 फाइटर जेट,
2 Su-35 फाइटर जेट और 2 Su-30 फाइटर जेट भी शामिल थे। ताइवान के रक्षा प्राधिकरण के मुताबिक ये 30 के 30 विमान सोमवार को डोंगशा द्वीप और ताइवान द्वीप के बीच ताइवान के दक्षिण पश्चिम वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में दाखिल हुए। तेईस जनवरी को 39 उड़ानों के बाद ये 2022 में दूसरी सबसे बड़ी चीन की घुसपैठ है, जो अमेरिका के सेनेटर के ताइवान यात्रा के दौरान अंजाम दिया गया। देखा जाए तो अब पूरी दुनिया के सामने अमेरिका बनाम चीन का मुकाबला सतह पर आ चुका है। सवाल ये है कि विश्व युद्ध का माहौल कौन तैयार कर रहा है? क्या यूक्रेन में युद्ध के दौरान ही एशिया में अब एक नई जंग होने जा रही है? पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर और ताइवान के आसपास से जो खबरें मिल रही है वो अमेरिका के लिए फिक्र बढ़ाने वाली हैं। चीन ने यह कदम इसीलिए उठाया क्योंकि बाइडेन ने चीन को आगाह किया कि वो ताइवान पर कब्जा करने की सोचे तक नहीं तो अमेरिका ताइवान की हिफाजत करने के लिए अपनी सेना वहां जरूर भेजेगा। पहले आप बहुत गौर से देखिए कि 23 मई को बाइडेन से क्या पूछा गया और उन्होंने इसका जवाब क्या दिया। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. अब देखिए कि जापान में क्वाड की जब बैठक थी तो बाइडेन ने ताइवान को लेकर यही बात किस अंदाज में दोहराई कि वो ताइवान सेना जरूर भेजेंगे। Mr. President, would you send troops to Taiwan if China invaded? Our policy has not changed at all. I stated that when I made my statement yesterday. ये अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से ऐसा विस्फोटक बयान था जिसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। बाइडेन के इस तेवर को देखकर चीन ने फौरन इमरजेंसी युद्धाभ्यास का फैसला किया और ताइवान से करीब मौजूद अपनी नौसेना को शी जिनपिंग ने जंगी ड्रिल करने का ऑर्डर दे दिया। इसका जवाब ताइवान ने अपने सालाना मिसाइल ड्रिल के जरिए देने की कोशिश की। चीन साउथ चाइना सी के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है। इसे लेकर वो ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनई के साथ उलझ भी चुका है। खासकर ताइवान इस वक्त चीन की नजरों में सबसे बड़ा कांटा है। खुद अमेरिकी सेना ये आशंका जता चुकी है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। असल में चीन के सामने ताइवान की ताकत कहीं भी नहीं ठहरती। दोनों देशों में लड़ाई हुई तो चीन के पास इतनी शक्ति है कि वो बस 2 घंटे के भीतर ही खेल खत्म कर सकता है। कई जानकारों का तो मानना है कि जब तक अमेरिका आएगा उसके पहले ही खेल खत्म हो चुका होगा। ऐसे में करीब हर दूसरे महीने युद्धाभ्यास के जरिए चीन ताइवान पर दबाव बनाए रखने की रणनीति पर चल रहा है। चीन जिस तरह से अपनी नौसेना क्षमता में इजाफा कर रहा है उससे लगता है कि चीन दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। दोनों जगहों पर चीन लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाता चला जा रहा है। यहां तक कि 35 लाख वर्ग किलोमीटर वाले दक्षिण चीन सागर में भी चीन ने एक आर्टिफिशियल द्वीप भी बना लिया है जो बंदरगाह से लेकर हवाई पट्टी से लैस है। इसके अलावा चीन ने वहां कई छोटे छोटे सैनिक अड्डे भी बनाए हैं। वैसे तो ताइवान पर कब्जा जमाने का चीन का इरादा बरसों पुराना है, लेकिन उसे सही मौका अब दिखाई दे रहा है। असल में चीन के सामने ताइवान की ताकत कहीं भी नहीं ठहरती। दोनों देशों में लड़ाई हुई तो चीन के पास इतनी शक्ति है कि वो बस कुछ ही घंटों के भीतर पूरा खेल ही खत्म कर सकता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS के मुताबिक चीन अपने सभी सैनिकों को मिला ले तो उसके पास 20,35,000 सक्रिय सैनिक हैं। वहीं ताइवान के पास केवल 1,63,000 सक्रिय सैनिक हैं। इस तरह चीन की ताकत इस मामले में ताइवान से करीब 12 गुना ज्यादा हुई। बात अगर थल सेना की करें तो चीन में 9,65,000 थल सैनिक हैं, जबकि ताइवान में 11 गुना कम, केवल 88,000। वहीं नौसेना में चीन के पास 2,60,000 कर्मचारी हैं और ताइवान में केवल 40,000। चीन की वायुसेना में करीब 4 लाख लोग हैं, लेकिन ताइवान में केवल 35,000 कार्मिक हैं।
कई जानकारों का अनुमान है कि दोनों देशों के बीच अगर आमने सामने की भिड़ंत हुई तो ताइवान बहुत कोशिश करके चीन के हमले को थोड़ा धीमा कर सकता है। मतलब अमेरिका जैसी महाशक्ति ने चीन को नहीं रोका तो ताइवान चीन का हुआ समझिए। अब वो सवाल कि आखिर ताइवान को चीन अपना हिस्सा क्यों मानता है, जबकि ताइवानी खुद को चीनी नहीं आजाद मानते हैं। इसका जवाब पाने के लिए आपको इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। दोनों के बीच अलगाव दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। उस समय चीन की मुख्य भूमि में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वहां की सत्ताधारी नेशनलिस्ट पार्टी कुओमिंतांग के साथ लड़ाई चल रही थी। 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया। उसके बाद कुओमिंतांग के लोग मुख्य भूमि से भागकर दक्षिणी पश्चिमी द्वीप ताइवान में चले गए। तब से लेकर अब तक चीन ताइवान के खिलाफ जंग की तलवार चमकाता रहता है। ज़ेलेंस्की ने अब तक अमेरिका से जो कुछ मांगा वो उन्हें मिला है। जेवलिन से लेकर स्टिंगर मिसाइल तक अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत बड़े हथियार भी दिए हैं, लेकिन अब बाइडेन को ज़ेलेंस्की को ना कहना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर वो कौन से हथियार हैं जिसे लेकर ज़ेलेंस्की के ऊपर से बाइडेन का भरोसा उठ गया है। बाइडेन का ये फैसला यूक्रेन से बहुत बड़ा धोखा कहा जा रहा है। इस रॉकेट की रेंज कितनी होगी? दस किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, या फिर 100? भूल जाइए 10, 20, 50, 100 किलोमीटर वाला दायरा। ये वो रॉकेट सिस्टम है जो 500 किलोमीटर दूरी तक कहर मचा सकता है। जी वाकई 500 किलोमीटर। इस वेपन सिस्टम के रॉकेट 500 किलोमीटर तक कयामत बर्पा कर सकते हैं। ये रॉकेट जहां गिरते हैं दुश्मन का नामो निशान क्या जर्रा जर्रा धुएं में तब्दील हो जाता है। ये है दुनिया का सबसे खतरनाक आर्टिलरी सिस्टम HIMARS। इसे अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया है और ये रॉकेट सिस्टम अब यूक्रेन को दिए जाने की तैयारी है। पूरी दुनिया में चर्चा थी कि अब पुतिन क्या करेंगे। इसे ज़ेलेंस्की का मास्टर स्ट्रोक कहा जाने लगा कि उन्होंने बाइडेन को उस हथियार के लिए राजी कर लिया जो रूसी फौज की कमर तोड़ देगा। लेकिन HIMARS वाला रॉकेट तो ज़ेलेंस्की के लिए काट की हांडी साबित हुआ। बाइडेन ने अचानक ऐसा यू टर्न लिया कि HIMARS को लेकर ज़ेलेंस्की के सारे ख्वाब कागज की किश्ती साबित हुए। बहुत गौर से देखिए कि बाइडेन से जब HIMARS के लंबी रेंज वाले रॉकेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसा क्या कहा कि ज़ेलेंस्की की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। Are you going to send long-range rocket systems to Ukraine? We're not going to send to Ukraine rocket systems that can strike into Russia. यानी बाइडेन ने HIMARS के लॉन्ग रेंज वाले रॉकेट पर कैंसल की मोहर लगा दी है। अमेरिका अब यूक्रेन को लंबी दूरी वाले रॉकेट नहीं देगा। देखा जाए तो HIMARS को लेकर ज़ेलेंस्की ने जो जो ख्वाब देखे थे वो ताश के पत्तों वाले महल की तरह साबित हो। आखिर इस खतरनाक आर्टिलरी सिस्टम को लेकर बाइडेन क्यों कंफ्यूज हो गए? क्यों उन्होंने कह दिया कि ना, वो ज़ेलेंस्की को ऐसे हथियार नहीं देंगे जो रूस के अंदर तक हमला कर सके? अचानक दुनिया की हेडलाइन
बदल गई। यूरोप से लेकर अमेरिका और एशिया के बड़े बड़े अखबारों में छपने लगा कि बाइडन ने जेलेंस्की को ठेंगा दिखा दिया है। जेलेंस्की की हर उम्मीद पर पानी फेरने वाली इन खबरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हिमार्स को लेकर बाइडन पीछे क्यों हट गए? हिमार्स को लेकर बाइडन का कौन सा डर सताने लगा? हिमार्स पर जो खतरा जेलेंस्की रूस के लिए बनने जा रहे थे, आखिर बाइडन खुद उस खतरे में कैसे घिर गए? इसके लिए आपको हिमार्स रॉकेट सिस्टम को समझना पड़ेगा। आपको इसकी ताकत और इसे इस्तेमाल करने वाले जिगरे को समझना पड़ेगा। और अगर ऐसे हालात बने कि हिमार्स को रूस पर दागा गया, तो आपको रूस के रिएक्शन वाली रेंज को भी समझना होगा। लेकिन उससे पहले देखिए कि यूक्रेन इस मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स MLRS को लेकर कितनी इमरजेंसी वाली डिमांड पेश कर रहा था, और अमेरिका को उसका वादा भी याद दिलाया था। Washington has to keep the promise and provide us with multiple launch rocket systems as soon as possible. Others will follow. If we do not get MLRS ASAP, the situation in Donbas will get even worse than it is now. हिमार्स क्या है? अब इसकी ताकत को समझिए। क्यों इसकी खूबियां इस डील को कैंसिल करने की सबसे बड़ी वजह बन गई? हिमार्स एक मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है। इसे आप मल्टी बैरल रॉकेटर लॉन्चर भी कह सकते हैं, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें कई रॉकेटर एक साथ दागे जा सकते हैं। ये दुश्मन के किसी एक ठिकाने को पूरी तरह से तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर तोप के गोले जो अमूमन 20 से 40 किलोमीटर की रेंज तक इस्तेमाल किए जाते हैं, वहीं ये रॉकेटर सिस्टम दायरे को बढ़ाकर 70 से 80 किलोमीटर या फिर इससे भी आगे तक तबाही मचा सकते हैं। हिमार्स के लॉन्ग रेंज रॉकेट तो 500 किलोमीटर तक दुश्मन को खत्म करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि इतनी रेंज का मतलब है कि हिमार्स के रॉकेट एक तरह मिसाइल की तरह चलने लगेंगे, जो GPS गाइडेंस की मदद से निशाने को और पुख्ता बना देते हैं। लेकिन इसे बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन अपनी वेबसाइट पर इसका दावा करती है। उसने साफ साफ लिखा है कि हिमार्स के आधुनिक रॉकेट 15 किलोमीटर से लेकर 499 किलोमीटर और उससे आगे की रेंज तक भी हमला कर सकते हैं। हिमार्स रॉकेट सिस्टम में 6 रॉकेट ट्यूब वाले 2 हिस्से होते हैं और एक साथ ये 12 रॉकेट दागता है। आप इसे इस आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम में मैगजीन भी कह सकते हैं। हिमार्स में इसकी रेंज 15 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक हो सकती है और इसके लिए अलग अलग कैटेगरी के रॉकेट इससे दागे जा सकते हैं। सामान्य तौर पर 50 किलोमीटर तक के रॉकेट सिस्टम युद्ध में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, लेकिन किसी भी हथियार की 500 किलोमीटर रेंज का मतलब है कि उससे दूसरे देश के अंदर तक वार किया जा सकता है। और हिमार्स को लेकर यही अमेरिका और जो बाइडन का सबसे बड़ा डर साबित हुआ। बाइडन को लगा कि अगर वो लंबी दूरी के रॉकेट वाला हिमार्स मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम जेलेंस्की को दे देंगे तो यूक्रेन कीव और खार्किव में उन्हें तैनात करके रूस के अंदर तक रॉकेट से हमले करेगा, यानी ऐसे हमले जिससे रूस के कई शहर भी इस युद्ध की चपेट में आ जाएंगे। Сьогодні, як і щоденно, я працював, щоб тиск на Росію був посилений. Наші представники у Давосі працюють над тим, щоб Україна отримала більшу фінансову і гуманітарну підтримку. А для всіх дипломатів нашої держави абсолютний пріоритет – це зброя і боєприпаси для нашої держави. इस रॉकेट सिस्टम को लेकर बाइडन का सबसे बड़ा डर ये रहा है कि अगर जेलेंस्की ने इसका इस्तेमाल रूस पर किया तो पुतिन का रिएक्शन क्या होगा। क्या इस लंबी रेंज वाले रॉकेट की डील यूरोप में बड़ा युद्ध भड़का देगी? बाइडन ये भी सोचते रहे कि पुतिन अगर जवाब देंगे तो उसकी रेंज कहां तक रहेगी। क्या पुतिन के गुस्से की जद में सबसे पहले पोलैंड आएगा, जहां के रास्ते अमेरिका
और नेटो देश जेलेंस्की को नए नए हथियार पहुंचा रहे हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने भी बहुत बड़ा खतरा जाहिर कर दिया है, जिससे आप पूरे यूरोप में व्लादिमीर पुतिन का खौफ समझ सकते हैं। Europe and the free world loses this battle, loses this war, we are not going to be safe any longer, because we will always be under threat and blackmail from Putin. जब शुरुआत में रिपोर्ट आई कि अमेरिका यूक्रेन को HIMARS लॉन्ग रेंज वाला रॉकेट सिस्टम देने जा रहा है, तो इसे सीधा सीधा रूस के TOS-1 थर्मोबैरिक रॉकेट सिस्टम का जवाब माना गया, जो रूस डॉनबास में लगातार इस्तेमाल कर रहा है। मरियुपोल में भी इस हथियार ने यूक्रेन की फौज को धुएं में तब्दील कर दिया था। देखिए, जब थर्मोबैरिक रॉकेट दागे जाते हैं तो कैसी तबाही होती है। ये अपने टारगेट को भाप में बदल देता है, यानी जमीन पर कुछ नहीं बचता, सब खत्म हो जाता है। ऐसे में जब HIMARS के लंबी दूरी वाले रॉकेट चर्चा में आए तो लगा कि यूक्रेन युद्ध में रूस के भाप बना देने वाले वैक्यूम या थर्मोबैरिक बम का जवाब देने के लिए अमेरिका तैयार है। रूस के हमले से निपटने के लिए यूक्रेन की सेना लगातार अमेरिका और नेटो देशों से आधुनिक हथियारों की गुहार लगा रही है और उसे ये हथियार मिल भी रहे हैं। लेकिन अब बाइडन की ना ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है और साथ में यूक्रेन के पड़ोसी देशों को भी लगने लगा है कि पुतिन से बचना तो अब नामुमकिन है। We would like him to be totally removed, of course, but he represents a brutal power. Russia is a superpower, and if at the end of the day Ukraine survives as a sovereign state, which is our sole objective, and this is why we are supporting Ukraine through all sorts of different means, then this is our victory. HIMARS रॉकेट को लेकर अमेरिका का फैसला यूक्रेन के साथ बाकी देशों के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि इससे अमेरिका की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठता है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और अभी वहां की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव के मुताबिक अमेरिका का ये फैसला सही है। अमेरिका में रूस के राजदूत एनातोली एंटोनोव ने भी कहा कि इस खतरनाक हथियार की तैनाती बहुत बड़ा खतरा है और रूस को कबूल नहीं है और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। І тож вони не готові до компромісів, обираючи, що зробити для досягнення своїх цілей. І зараз ми бачимо одночасно, як російський наступ на Донбасі руйнує наші міста, руйнує громади України, і як європейська єдність, бажана європейська єдність, вона може похитнутися. रूस की तरफ से ये लगातार कहा जाता रहा है कि ऐसे हथियार जो रूस के लिए खतरा बन जाएंगे, उसके लिए नेटो और बाकी देशों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे हथियारों से यूक्रेन को लैस करना रेड लाइन को पार करने जैसा होगा और इसे रूस अपने खिलाफ जंग की तरह ही मानेगा। हालांकि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दूसरे हथियार मिलना जारी रहेंगे। $40 बिलियन वाले पैकेज में यूक्रेन को कई नए हथियार दिए जाने की बात है। अभी रूस और यूक्रेन के बीच डॉनबास के इलाके में डायरेक्ट हमले हो रहे हैं और इस तरह के हथियारों की जरूरत जेलेंस्की को सबसे ज्यादा डॉनबास में ही है, क्योंकि पुतिन ने कीव से पीछे हटने के बाद अगर कुछ हासिल किया है तो वो डॉनबास में उनकी मजबूत पोजीशन है। मरियुपोल को वो पहले ही जीत चुके हैं और अब रूस को लगता है कि डॉनबास के कई और शहरों पर जल्द ही उसका कब्जा मुमकिन हो जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर, जंग के बीच जेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान सामने आया। यूक्रेन अपनी जमीन वापस लेगा, रूस के सामने न झुकने का दावा जेलेंस्की कर चुके हैं। एक बार फिर से उन्हीं तेवरों के साथ नजर आ रहे हैं। जंग के बीच जेलेंस्की का ये बहुत बड़ा बयान, यूक्रेन अपनी जमीन वापस लेगा और साथ ही उन्होंने कहा है कि रूस के सामने झुकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो यूक्रेन अपनी सीमाओं को नहीं खोएगा। यूक्रेन में एक वॉर फ्रंट मीडिया पर भी खुला हुआ है।
रूस और यूक्रेन दोनों जंग जीतने के दावे कर रहे हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का दावा है कि डॉनबास की जंग में रूस की सेना बिखर रही है, उसका मनोबल टूट रहा है। वहीं रूस की मीडिया का कहना है कि राष्ट्रपति पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क जीत की तारीख वहां पर तय भी कर दी है। अब ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर डॉनबास का बिग बॉस कौन है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का सनसनीखेज दावा। बिखर रही है रूसी सेना। राष्ट्रपति पुतिन ने दिया ब्रिटेन को करारा जवाब। तय की डोनेस्क और लुहांस्क फतह की तारीख। डॉनबास के लुहांस्क और डोनेस्क इलाकों में रूस और यूक्रेनी सेनाओं के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। जंग के दौरान ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने एक सनसनीखेज दावा किया है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह दावा किया गया है कि यूक्रेन जंग में अब तक रूस के 30,350 सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रूसी सैनिकों की इतनी बड़ी तादाद में मौत की खबर से रूसी सैनिकों का मनोबल भी टूट रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डॉनबास के पूरे इलाके पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं, लिहाजा वो इसके लिए बड़े से बड़ा नुकसान उठाने के लिए भी तैयार हैं। यूक्रेन की सेना ने डॉनबास के मैदाने जंग से एक और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में आप यूक्रेनी सेना को रूसी फौज पर बमबारी करते साफ देख सकते हैं। यूक्रेनी सेना के मुताबिक ये वीडियो डॉनबास के इज्यूम शहर के पास का है। На даному рубежі вона малоефективна, тому що техніка підходить не ближче, ніж 3,5-4 кілометри противника. На жаль, ця зброя... ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने जो दावा अपनी रिपोर्ट में किया है, इससे ठीक उलट तस्वीरें मैदाने जंग से सामने आई है। ये लुहांस्क के सेवेरोडोनेस्क शहर की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग शहर में रूसी सेना के आने के बाद खुश नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक शख्स तो रूसी सैनिक को ये कहते सुना जा सकता है कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। Спасибо, что вы пришли. Спасибо вам. सेवेरोडोनेस्क के मेयर के आधिकारिक बयान के मुताबिक रूसी सेना आधे शहर पर कब्जा कर चुकी है और शहर की सड़कों पर रूसी और यूक्रेनी सैनिकों के बीच आमने सामने की भीषण जंग चल रही है। सेवेरोडोनेस्क के मेयर का आरोप है कि इस लड़ाई की वजह से शहर के ज्यादातर लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं और करीब 1,500 लोगों की मौत हो चुकी है। सेवेरोडोनेस्क रूस की सीमा से 145 किलोमीटर दूर है और लुहांस्क में ये शहर यूक्रेन सरकार के अधीन आखिरी शहर है। यानी सेवेरोडोनेस्क पर रूस का कब्जा होते ही पूरे लुहांस्क पर रूस का कब्जा हो जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का भी कहना है कि डॉनबास में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। उनका आरोप है कि रूसी सेना जंग जीतने के लिए रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी कर रही है। Ситуація на Донбасі залишається в цілому надзвичайно тяжкою. Російська армія намагається точково зібрати переважаючі сили для більшого і більшого тиску на наших захисників. Там, на Донбасі, зараз зібраний максимум бойової потужності армії Росії. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка, Курахове, Слав'янськ та деякі інші населені пункти залишаються для окупантів ключовими мішенями саме на цьому напрямку. दरअसल डॉनबास यूक्रेन का एक अहम औद्योगिक क्षेत्र है, लिहाजा रूस यूक्रेन के इस इलाके पर कब्जा करके उसे आर्थिक रूप से कमजोर कर देना चाहता है।
इसके अलावा डॉनबास में ही डोनेस्क और लुहांस्क इलाके शामिल हैं। डोनेस्क और लुहांस्क वो इलाके हैं जहां साल 2014 से ही रूस समर्थित अलगाववादी यूक्रेन की सेना से लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल रूसी सेना भी पूर्वी यूक्रेन के इसी इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते पूरे डॉनबास में भीषण जंग जारी है। डॉनबास यूक्रेन का वो इलाका है जहां जंग शुरू होने से पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस समर्थित अलगाववादियों के 2 क्षेत्रों डोनेस्क और लुहांस्क को बतौर 2 देशों की मान्यता दे दी थी। शहर में फैला मौत का सन्नाटा, चारों तरफ नजर आ रही है टूटी इमारतें, सड़कों पर फैला मलबा। जंग की खौफनाक हकीकत बयां करने के लिए ये काफी है। ये डॉनबास के डोनेस्क इलाके का स्लोवियंस्क शहर की तस्वीरें हैं। यूक्रेन का आरोप है कि तस्वीरों में नजर आ रहा शहर का ये वो रिहायशी इलाका है जिस पर रूसी सेना ने भीषण बमबारी की है। इस बमबारी में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जंग की ये तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव इलाके से सामने आई हैं। इस वीडियो को यूक्रेनी सेना ने जारी किया है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक वीडियो में दिख रही गोलाबारी दरअसल उनकी सेना का रूसी सेना के हमले का जवाब है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना ने खार्किव में यूक्रेनी फौज पर हमला किया था, लेकिन उनके सैनिकों ने स्ट्रिंगर और जेवलिन मिसाइलों की मदद से रूसी सेना को पीछे धकेल दिया। इसके अलावा यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड सर्विस का आरोप है कि रूस की सेना ने खार्किव पर क्लस्टर बम बरसाए। अपने आरोप को साबित करने के लिए उन्होंने रूस की सेना के हमले के बाद का वीडियो भी जारी किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन के खेरसान इलाके पर कब्जा करने के लिए नाकाम कोशिश कर रही है, लेकिन उनके बहादुर जवानों के आगे उनकी एक नहीं चल रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेनी सेना धीरे धीरे रूसी सेना के कब्जे वाले नवाल इलाकों को दोबारा वापस हासिल कर रही है। Російські війська знову обстріляли Харків. Через кордон України і Росії була обстріляна і територія нашої Сумської області. Продовжується боротьба за Херсонську область. Крок за кроком ми звільняємо нашу землю, поступово наближаємось до тієї точки, в якій Росії все ж таки доведеться відкласти зброю, порахувати всіх своїх вбитих і перейти до дипломатії. Обов'язково доведеться. ये तस्वीर का एक पहलू है। अब आपको हम इस जंग का दूसरा पहलू भी दिखाते हैं। रूसी सेना के बिखरने के ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के दावे के ठीक उलट रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डॉनबास के डोनेस्क और लुहांस्क फतह की तारीख तय कर दी है। रूसी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने लुहांस्क जीत की तारीख 1 जून तय कर रखी है। इसके अलावा उन्होंने अपने कमांडरों को डॉनबास के दूसरे इलाके डोनेस्क पर फतह के लिए 1 जुलाई की तारीख दी है। इस खबर का एक सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अब यूक्रेन जंग में रूस यूक्रेन के पूरे डॉनबास इलाके पर कब्जा करना चाहता है और फिलहाल अपने प्लान और वॉर स्ट्रेटेजी के तहत रूसी सेना के टारगेट पर डॉनबास यानी डोनेस्क और लुहांस्क हैं। जंग के दौरान अपनी बीमारी की तमाम अटकलों के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 30 मई को मॉस्को से अपनी सुरक्षा परिषद की बैठक ली। बैठक की शुरुआत में पुतिन को यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर तैनात इतालवी होवित्जर तोपों को तबाह करने का वीडियो दिखाया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने जंग पर कोई बयान नहीं दिया। Сегодня обсудим несколько вопросов, которые связаны между собой, имея в виду 2 наших важнейших направления в рамках работы совещания постоянных членов Совета Безопасности, связанных между собой, имея в виду вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России. पश्चिमी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अब यूरोपियन यूनियन में जंग के अंजाम को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। अमेरिका समेत यूरोपीय यूनियन को लगता है कि अगर यूक्रेन ये जंग हार गया तो ये नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। पश्चिमी रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक अगर रूस की सेना ने अज़ोव सागर से लगे इस इलाके में जीत हासिल करने के बाद यूक्रेन की फौज को घेर लिया तो यूक्रेन सरकार को रूस के साथ उनकी शर्तों के मुताबिक समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इसकी एक मिसाल मारियुपोल की हार के बाद सामने आ रही है।
दरअसल मारियुपोल पर रूसी सेना के कब्जे और ब्लैक सी में उनकी किलेबंदी की वजह से यूक्रेन से निर्यात होने वाला हजारों टन अनाज फंसा पड़ा है। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन अफेयर एंड सिक्योरिटी पॉलिसी टीम के मुताबिक 20 मिलियन टन यूक्रेनी गेहूं निर्यात करने के लिए यूरोप को रूस के साथ विशेष समझौता करने की जरूरत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का भी आरोप है कि काला सागर में रूसी सेना की किलेबंदी की वजह से यूक्रेन हजारों टन अनाज का निर्यात नहीं कर पा रहा है। Зараз через те, що Росія заблокувала наші порти на Чорному морі і захопила нашу частину берега Азовського моря, ми не можемо відправити на експорт 22 мільйони тонн зернових, які вже є на складах в нашій країні. Це той обсяг, який мав вийти на зовнішній ринок. І блокування Росією нашого експорту дестабілізує ситуацію дійсно в глобальному масштабі. यूक्रेन सरकार ने रूस पर एक और संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि रूस की सेना मारियुपोल शहर पर कब्जे के बाद यूक्रेन के स्टील को चुराकर रूस भेज रही है। अपने आरोप को साबित करने के लिए यूक्रेन की मीडिया ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में स्टील को रूस के जहाजों पर लादने की तस्वीरें हैं। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि डॉनबास को जीतने के बाद भी राष्ट्रपति पुतिन ये जंग रोकने वाले नहीं हैं और डॉनबास फतेह करने के बाद रूस की सेना का रुख यूक्रेन के ओदेसा की तरफ होगा। अगर रूस ने ओदेसा पर भी कब्जा कर लिया तो यूक्रेन एक लैंडलॉक्ड देश रह जाएगा, यानी उसके तमाम बंदरगाहों पर रूसी सेना का कब्जा हो जाएगा। पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक डॉनबास की जंग के बाद बहुत जल्द ओदेसा में एक नया वॉर फ्रंट खुलने वाला है।